नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। हेलो इंडिया की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। मोरबी हादसे के दोषियों को मिलेगी सजा। पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है और मीटिंग में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अफसरों से हादसे की पूरी रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगी है। हादसे के बाद पीएम ने किया घटनास्थल का दौरा। पीएम ने अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। मोरबी में हुए पुल हादसे पर पीएम मोदी ने एक और हाई लेवल मीटिंग कर इस दुर्घटना के बाद की कार्रवाइयों के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने अधिकारियों को इस हादसे के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश देते हुए कहा कि इस रिपोर्ट के बाद एक ऐसी नीति बनाई जाए ताकि फिर कहीं ऐसी घटना ना हो सके। इसके साथ ही पीएम ने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए कि इस घटना से प्रभावित परिवारों को किसी तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने अफसरों से पीड़ित परिवारों के संपर्क में रहने और उन्हें हर संभव मदद करने की पहल करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के संपर्क में रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस दुख की घड़ी में उनका साथ न छोड़ा जाए। बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे थे। यहां उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर इस घटना की पूरी जानकारी ली। फिर अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायलों से बातचीत कर उनको हर संभव मदद देने का आश्वासन देते हुए इलाज के बारे में भी पूछताछ की। घायलों से मुलाकात के पहले पीएम मोदी ने रेस्क्यू टीमों से विस्तृत जानकारी ली और उनकी हौसला अफजाई भी की। इसके बाद पीएम एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से भी मुलाकात कर उनको सांत्वना दी। पीड़ित परिवार ने बताया कि प्रधानमंत्री के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। घटना से जुड़ी एक जानकारी और कार्रवाइयों पर अपडेट लेने के लिए उन्होंने एसपी ऑफिस में हाई लेवल मीटिंग की। यहां अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बचाव अभियान और प्रभावित लोगों को दी जाने वाली मदद के बारे में भी जानकारी दी। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज गुजरात में राजकीय शोक का ऐलान। मोरबी पुल हादसे पर एक दिन का राजकीय शोक। सरकारी भवनों पर आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। सीएम ने ट्वीट कर की राजकीय शोक की घोषणा। गुजरात के मोरबी जिले में पुल हादसे के बाद राज्य में आज के दिन राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के बीच हुई बातचीत के बाद ये घोषणा की गई है। इस हादसे में अब तक 135 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हादसे की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक भी की थी। इस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, गुजरात के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट कर राजकीय शोक की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में गांधीनगर में राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में मोरबी पुल हादसे में मृतकों के लिए 2 नवंबर को गुजरात में राज्यव्यापी शोक मनाने का फैसला लिया गया। राज्य में सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई समारोह या मनोरंजन का कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा जो सरकारी है। इसके साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से भावुक अपील भी की। उन्होंने कहा कि मैं पूरे राज्य से विनम्रता पूर्वक अपील करता हूं कि इस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाली दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिवारों को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करें। हेलो इंडिया में एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पीएम करेंगे इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी का संबोधन। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित करेंगे पीएम। बेंगलुरु में 3 दिन तक कार्यक्रम का आयोजन। दुनिया भर के व्यापारिक घरानों को जोड़ेगा मंच। कर्नाटक सरकार ने इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन्वेस्टर समिट 2022 कर्नाटक ग्लोबल मीट को लेकर के संबोधित करेंगे इस मीट को और इसका उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा है, प्रधानमंत्री मोदी 2 नवंबर को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बैठक का उद्देश्य संभावित निवेशकों को आकर्षित करना और अगले दशक के लिए विकास एजेंडा स्थापित करना है। बेंगलुरु में 2 से 4 नवंबर तक आयोजित होने वाले
3 दिवसीय कार्यक्रम में 80 से ज्यादा स्पीकर सत्र होंगे। वक्ताओं में कुमार मंगलम बिरला, सज्जन जिंदल, विक्रम किर्लोस्कर समेत कई बड़े उद्योग जगत के लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही 300 से ज्यादा प्रदर्शकों के साथ कई व्यावसायिक प्रदर्शनियां और देश सत्र समानांतर रूप से चलेंगे। देश के सत्र प्रत्येक भागीदार देशों के जरिए आयोजित किए जाएंगे, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय और औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे। आयोजन का वैश्विक स्तर कर्नाटक को अपनी संस्कृति को दुनिया के सामने भी प्रदर्शित करने का मौका देगा। और वहीं दिल्ली के झुग्गीवासियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला। ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कालकाजी में 3024 निर्मित फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। इन सीटू स्लम रिहेबिलिटेशन के तहत बने हैं फ्लैट्स। साल के आखिर तक बन जाएंगे 8000 के करीब फ्लैट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के झुग्गीवासियों को आज बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज कालकाजी में इन सीटू स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत स्लम वासियों के पुनर्वास के लिए बनाए गए 3000 से ज्यादा नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम में भूमिहीन कैंप में पात्र लाभार्थियों को घर की चाबियां सौंपेंगे। सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप डीडीए के जरिए 376 झुग्गी झोपड़ी समूहों में इन सीटू झुग्गी पुनर्वास का कार्यक्रम शुरू किया गया है। पुनर्वास परियोजना का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी समूहों के निवासियों को उचित सुविधा और उसके साथ एक बेहतर और स्वस्थ रहने का वातावरण देना है। परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है, जिसमें 3024 फ्लैट बनकर तैयार हैं। इन फ्लैटों का निर्माण लगभग 345 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। ये सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जिनमें विट्रीफाइड फर्श, टाइल्स, सिरेमिक टाइल्स के साथ रसोई में उदयपुर ग्रीन मार्बल काउंटर लगे हैं। इसके अलावा सामुदायिक पार्क, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दोहरी पानी की पाइपलाइन, लिफ्ट, स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए भूमिगत जलाशय जैसी सार्वजनिक सुविधाएं भी दी गई हैं। डीडीए ने कालकाजी एक्सटेंशन, जैलोरवाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में ऐसी 3 परियोजनाएं शुरू की है। कालकाजी विस्तार परियोजना के अंतर्गत कालकाजी स्थित भूमिहीन शिविर, नवजीवन शिविर और जवाहर शिविर नाम के 3 मलिन बस्ती समूहों का यथास्थान पुनर्वास चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसके पहले फेज में पास के खाली वाणिज्यिक केंद्र स्थल पर 3024 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बनाए गए हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। 2 दिन के हिमाचल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह के हिमाचल दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। 3 विधानसभा क्षेत्रों में शाह की चुनावी आज रैली होगी। पार्टी के साथ बैठक भी होगी। चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। हिमाचल के आखिरी दिन में गृह मंत्री अमित शाह 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे पार्टी और संगठन के साथ कई बैठकों में हिस्सा लेकर चुनावी रणनीति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान अमित शाह अपने उम्मीदवारों को जीत का मंत्र भी देंगे। आज अमित शाह सुबह 10:20 पर अनाडेल से HPCA ग्राउंड नादौन जाएंगे। नादौन में 11:30 पर वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आज ही वे नादौन में पुलिस ग्राउंड धर्मशाला भी जाएंगे। यहां से इसके बाद करीब 1 बजे अमित शाह जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 बजे शाह हेलीकॉप्टर से नालागढ़ भी पहुंचेंगे। नालागढ़ के पंजहरा में 3:40 पर वो एक और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाह 4:30 पर हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। 1 नवंबर को हिमाचल पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह ने नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी फीडबैक लिया था। कल भी 3 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया था। और हेलो इंडिया में आपको दिखा रहे इस वक्त की एक और बड़ी खबर। 4 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू आज से 5 नवंबर तक 3 राज्यों का करेंगी दौरा। नागरिक स्वागत समारोह में शामिल होंगी मुर्मू। मिजोरम और सिक्किम का भी करेंगी दौरा। कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान में अर्पित करेंगी श्रद्धांजलि। शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे 2 से 5 नवंबर तक नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में उनके दौरे की पूरी जानकारी दी गई है।
2 नवंबर को राष्ट्रपति कोहिमा में नागालैंड सरकार के जरिए आयोजित होने वाले नागरिक स्वागत समारोह में हिस्सा लेंगी। उस अवसर पर वो राज्य में शिक्षा और बुनियादी ढांचे से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। 3 नवंबर को राष्ट्रपति कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और किंग वेवमा गांव का भी दौरा करेंगी, जहां वो ग्राम परिषद के सदस्यों और खुद स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। उसी दिन राष्ट्रपति आइजॉल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी और मिजोरम राज्य में शिक्षा से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। शाम को वो राजभवन आइजोल में मिजोरम सरकार के जरिए उनके सम्मान में आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में भी शामिल होंगी। 4 नवंबर को राष्ट्रपति आइजोल में मिजोरम विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी, जिसके बाद वे अपने सम्मान में सिक्किम सरकार के जरिए आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में शामिल होंगी और केंद्र और राज्य सरकारों की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। 5 नवंबर को राष्ट्रपति दिल्ली लौटने से पहले तथागत साल रावोंगला में महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। ज्ञानवापी मामले में आज होगी सुनवाई। 2 तहखानों के सर्वेक्षण की याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद है। वाराणसी की जिला अदालत में आज इन मामलों पर सुनवाई होगी। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज अहम सुनवाई होने वाली है। वाराणसी की जिला अदालत में यह सुनवाई होनी है। दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद के 2 तहखानों के सर्वेक्षण को लेकर के दायर की गई याचिका पर यह सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में मिली लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को लेकर भी याचिका दायर की गई है। हिंदू पक्ष ने अदालत से प्रतिमा को सुरक्षित रखने के आदेश देने की मांग है। इस मामले पर भी आज अदालत में सुनवाई होनी है। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी है, जो आज शिवराज सरकार का स्कूली छात्राओं को तोहफा। लाडली लक्ष्मी 2.0 की पहली किस्त देंगे शिवराज। पहली किस्त में छात्राओं को मिलेंगे 12,500 रुपए। 2 किस्तों में जारी होगी 25,000 रुपए की धनराशि। मध्य प्रदेश सरकार स्कूली छात्राओं को तोहफा देने जा रही है। सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की पहली किस्त जारी करेंगे। रविंद्र भवन में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत लगभग 1,437 छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने लाडली उत्सव के दौरान लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत उच्च शिक्षा के लिए 2 किस्तों में 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। इसी क्रम में पहली किस्त की राशि 12,500 रुपए का वितरण कार्यक्रम में किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बालिका सशक्तिकरण की दिशा में कई तरह की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की आयोजन श्रृंखला में 2 नवंबर को पूरे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी वाटिका और लाडली लक्ष्मी पथ का लोकार्पण भी किया जाएगा। भोपाल में हो रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 10:30 बजे स्मार्ट सिटी पार्क में लाडली लक्ष्मी वाटिका का लोकार्पण करेंगे। देश में लाडली लक्ष्मी वाटिका को थीम बेस्ड वाटिका के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस वाटिका का इस्तेमाल लाडली बालिकाओं के जन्मोत्सव और उनसे संबंधित अन्य कार्यक्रमों में भी किया जा सकेगा। वाटिका में लाडली लक्ष्मी वाटिका अंकित करते हुए पट्टिका के साथ लाडली लक्ष्मी का लोगो भी लगाया जाएगा। प्रदेश के जिलों में कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। और बड़ी खबर T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत के बांग्लादेश से भिड़ंत है। एडिलेड ओवल में यह मुकाबला खेला जाएगा। दोपहर 1:30 बजे यह मैच शुरू होगा। टीम इंडिया के लिए करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई है। पिछला मैच हारने के बाद टीम इंडिया के लिए मैच बेहद इंपॉर्टेंट हो गया है। पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछला मैच हारने के बाद टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में करो या मरो वाली स्थिति में आ गई है। इस कारण भारत के लिए बांग्लादेश के खिलाफ आज एडिलेड में होने वाला सुपर 12 का मुकाबला काफी अहम हो गया है। यह मैच भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया को सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत करने के लिए आज किसी भी हाल में बांग्लादेश को हराना होगा, जो अपना पिछला मैच जिम्बाब्वे से जीत कर आ रही है। ऐसे में टीम इंडिया के सामने बांग्लादेश की कड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि विराट कोहली अपनी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, वहीं सूर्य कुमार भी विस्फोटक पारियां खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच में खेलते हुए सूर्य कुमार ने तूफानी अर्धशतक जड़ा था, जबकि नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में किंग कोहली ने आतिशी पारी खेली थी। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ आज होने वाले मैच में दोनों ही बल्लेबाजों से काफी उम्मीदें भी होने वाली हैं।
और अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां पुलिस टीम पर हमला किया गया है। अवैध कब्जा रोकने गई पुलिस टीम पर हमला, विवादित जमीन पर हो रहा था अवैध कब्जा। कोर्ट में विचाराधीन है मामला। उच्च अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचा भारी पुलिस बल। करनैलगंज थाना क्षेत्र के कैथौली गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दो पक्षों के बीच चल रहा था जमीन विवाद और कोर्ट की रोक के बावजूद कब्जे का यहां पर प्रयास किया गया। यूपी के गोंडा से पुलिस पर हमले का यह मामला सामने आया है। मामला करनैलगंज थाना क्षेत्र के कैथौली गांव का बताया गया, जहां अवैध कब्जा रोकने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसके बाद उच्चाधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक दो पक्षों के बीच इस जमीन को लेकर विवाद लंबे वक्त से चला रहा था और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट की रोक के बावजूद जमीन पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा था, जिसे रोकने पुलिस यहां पहुंची थी, लेकिन पुलिस पर ही हमला हो गया। पूरी घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है और हालात को संभाला है। विवादित जमीन के पास भी पुलिस तैनात है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के सुप्रीमो चिराग पासवान के उतरने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी 2024 के मिशन के लिए हर समीकरण साधने की कोशिश में लगी है। अब ऐसे में क्या चाचा और भतीजा एक छत के नीचे आ सकते हैं? इन सब मुद्दों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस पासवान ने खास बातचीत की है न्यूज इंडिया संवाददाता संजीव रॉय से। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। बिहार में अगर बात करते हैं 2 उपचुनाव की तो प्रचार थम गया, लेकिन बिहार की राजनीति में गर्माहट आ गई है। जाहिर तौर पर राष्ट्रीय पार्टियों की अगर बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां बिहार में लगातार ये प्रयास में है। जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा, बिहार की राजनीति में लगातार करवट बदल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंस राज, जो कि बिहार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ सांसद भी हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहला सवाल होगा, चुनाव प्रचार थम गया, बिहार की राजनीति में ये उपचुनाव जो 2 सीट है बेहद अहम मायने रखता है। प्रिंस राज क्या कहेंगे? देखिए, उपचुनाव अभी आज प्रचार इसका थम गया है और जिस तरीके से जनता बदलाव चाहती है, अब वो ज़माना गया जब बातों बातों में चीज़ें हो जाती थी। अब जनता काम देखना चाहती है, अब जनता विकास देखना चाहती है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जो परिणाम जो आएंगे चुनाव के, वो विकास को लेके आएंगे। ये कहा जा रहा है कि मोकामा सीट की अगर हम बात करते हैं या गोपालगंज, दोनों ही सीटों पर मोकामा की अगर बात करते हैं तो 2 जो खड़े हैं, 2 उम्मीदवार खड़ी हैं, दोनों ही महिलाएं हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि दोनों के पीछे जो लोग हैं वो बेहद ही पूरी ताकत लगा चुके हैं। गोपालगंज में भी ठीक जो बिहार में कहा जाता है जातीय समीकरण और तमाम चीज़ें जो हैं ये, और इन सीटों पर आगे की रणनीति भी तय होनी है बिहार की राजनीति। देखिए, कैंडिडेट्स के पीछे जो गठबंधन या कोई उनके जो साथी काम करते हैं, पूरा दम लगा के ज़ोरों शोरों से काम करते हैं। हम लोग भी चुनाव प्रचार, हमारी पार्टी एनडीए के लिए चुनाव प्रचार कर रही है। हमारे सारे पदाधिकारी उनको जीत सुनिश्चित कराने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। तो इसी तरीके से उनके भी प्रत्याशी के लिए सभी को लगे हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए हर कोई मेहनत करता है। बीजेपी कहीं ना कहीं जिस तरह से जेडीयू और आरजेडी के बाद जिस तरह नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा, उसके बाद अब कहीं ना कहीं बीजेपी की नज़र है वोट बैंक पे। तो दलित वोट बैंक की अगर बात की जाए तो या तो पशुपति पारस हो या प्रिंस हो या फिर चिराग, क्या लगता है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में सब एक साथ एक मंच पर खड़े होंगे? देखिए, जैसा हमने कहा, लक्ष्य की बात होती है। जब लोकसभा का जब चुनाव आएगा, उस वक्त जो हमारा लक्ष्य होगा, उसको जो पाने के लिए जो भी पार्टी, जो भी व्यक्ति हमारा समर्थन करेगा, उसका स्वागत है। अभी चिराग आए हैं तो आपको क्या लगता है, चिराग जिस तरह से बीजेपी में आए? देखिए, इनको तो आना था ही, ये तो जग जाहिर था, और ये आए हैं हमारे कैंडिडेट को जिताने के लिए आए हैं, तो उनका पूरा स्वागत है पार्टी में। आप स्वागत करते हैं चिराग पासवान? पूरा गठबंधन में आप आए हैं, हमारे कैंडिडेट को जिताने के लिए आए हैं, तो स्वागत है।
और अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी नेता राजकुमार आनंद जल्द दिल्ली कैबिनेट में मंत्री का पद संभालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस संबंध में दिल्ली सरकार की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। मंगलवार को जारी राष्ट्रपति अधिसूचना में राजकुमार आनंद की मंत्री के रूप में नियुक्ति की घोषणा की गई है। पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद राजेंद्र पाल गौतम की जगह लेंगे। वो समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम ने 9 अक्टूबर को धर्मांतरण कार्यक्रम को लेकर विवाद के बाद केजरीवाल कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उन्नीस 1984 सिख नरसंहार की स्मृति में गुरुद्वारा बंगला साहिब में अरदास समागम आयोजित की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आयोजित समागम में सैकड़ों लोग शामिल हुए। अरदास समागम के बाद गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में सिख नरसंहार की याद में बनी सच की दीवार पर नरसंहार में मारे गए लोगों को मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, महासचिव जगदीप सिंह काहलो के अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा भी मौजूद रहे। हमारी स्कीमें भी जो हैं वो केवल कागजों में रह जाती हैं। इनको घर मिले, इनको एजुकेशन मिले, इनको रोजगार मिले, इसके लिए अभी यत्न करना और चाहिए। पहले जो हुआ वो नाकाफ़ी है, उसके लिए हम सब मेहनत करेंगे। मैं माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हूँ, इसलिए कि मैं सिख हूँ, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि इनका ये मसला अपने सिखों को प्यार करने वाले सिखों के मसीहा प्रधानमंत्री के आगे रखूँ। लोगों ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कानूनी तौर के उत्ते लड़ रही है, वो आगे भी लड़ती रहेगी। एक बड़ी खबर, इंडिया गेम 2022 का 2 से 3 नवंबर को आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे इसका उद्घाटन। प्रगति मैदान में दोपहर 1:30 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज दिल्ली में इंडिया गेम कार्यक्रम के 12वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में दोपहर 1 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा, आंध्र प्रदेश सरकार के उद्योग और IT मिनिस्टर गुड़ीवाला अमरनाथ और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, इंडस्ट्री लीडर्स, शिक्षाविद और अन्य हितधारक भी मौजूद रहेंगे। इंडिया गेम 2022 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स को बातचीत करने, नॉलेज एक्सचेंज करने और आपसी सहयोग बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यह आयोजन विशेष रूप से पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के क्षेत्र में निवेश के अवसरों को और भी उजागर करने के लिए किया गया है और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया पहल पर ध्यान केंद्रित करेगा। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।